चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आगे एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे स्कूल एग्जाम के अंदर। और स्कूल एग्जाम के अंदर जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है और एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो एनसीईआरटी में से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैक एक्सरसाइज से। 80 टू 70 टू 80% पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से एग्जैक्ट। बाकी 30 या 20% जो होते हैं वो थोड़ा सा अपने आप बना के डालने की कोशिश करते हैं, बट वो बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा जो 30% आपको डालेंगे तो मुश्किल आएगा। जस्ट आपको बातें याद होनी चाहिए, क्योंकि बातें हैं ही इतनी सारी तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक बार आप 8-10 बार रिवाइज कर लोगे, देयर विल बी नो इशू। ठीक है, तो आपको कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में सबसे पहले एक दो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को क्या करना है, चेन आइसोमर्स बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 13.1 की बात करूं तो आप लोगों को कौन से आइसोमर्स बनाने बेटा दी, चेन आइसोमर्स बनाने हैं। और अपने पास फॉर्मूला क्या है, अपने पास फॉर्मूला है C6H14 का। आपको याद है C6H14 कुछ इस तरीके से लग रहा है CnH2n+2। यस सर। तो ये क्या होगा, एक तरीके Yes, का sir. एल्केन होगा। तो बस मैं आपको हिंट दे के छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन करने हैं, बाकी आप खुद से करोगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमको इसके चेन आइसोमर्स बताने थे और आईयूपीएसी बतानी थी। आईयूपीएसी में इस क्लास में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा, थोड़ी बहुत करूंगा, बहुत नाम मात्र सी, क्योंकि बीच में से कुछ क्वेश्चन है, बाकी सब होमवर्क में रहेगा। मैं सिर्फ काम के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। C6H14 की अगर हम बात करें तो 6 कार्बन लाइन में बना देगा आप लोग। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से एल्केन निकल के आएगा। अब इसके चेन आइसोमर्स बना देना, मतलब यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 पोजीशन डाल लो। कभी एक कार्बन को यहाँ बना देना, ठीक है, कभी एक और को उठा देना। जब तक आईयूपीएसी नेम डिफरेंट आता जा रहा है तब तक वो आपके चेन आइसोमर बनते जाएंगे और आप इसके सबके आईयूपीएसी नेम अलग से लिखेंगे। क्या आप 13.1 क्वेश्चन कर लेंगे? यस सर। चेन आइसोमर्स का मतलब होता है कार्बन की पोजीशन को डिफरेंट करना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना आपको। जब तक कार्बन की पोजीशन को डिफरेंट कर करके आपके नाम डिफरेंट आ रहे हैं तब तक आप उसको आइसोमर्स की काउंटिंग में काउंट कर सकते हो। अगर किसी का नाम सेम आ गया तो वो जो है वो आपका नहीं रहेगा। नाम से देखना ये लास्ट होगा, वैसे आपको ऊपर ऊपर से देख के समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है 13.2। तो 13.2 भी आप करेंगे एग्जैक्टली होमवर्क के अंदर। ठीक है, और काफी सारे बनेंगे, आप ये मत सोचना कि कम बनेंगे। ठीक है, काफी सारे आइसोमर्स बनेंगे, बट वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे, तो इसका बाद आप इसका सॉल्यूशन भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13.3 में भी मुझे आईयूपीएसी नेम देने को ही बोल रहा है। मैं केवल एक आईयूपीएसी नेम आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसे इस तरीके का अगर आपको दिया जाए, ये काम जीओसी का है वैसे, बट आपसे यहाँ पूछा हुआ है तो हम एक बार देख रहे हैं। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो आप बना लोगे? यस सर। कैसे करना होता है, देखो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। सबसे पहले ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि कार्बन के 4 बॉन्ड है। फिर आप देखा करो जो ब्रैकेट में है, जो ब्रैकेट में होते हैं वो एज अ साइड ग्रुप का काम करते हैं, और जिसके साथ वो होते हैं वो उस पे लगे होते हैं। जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड तो CH2 का इधर है ही, इसका मतलब 3 और होंगे पीछे, और 3 ही CH3 लगे हैं। इसका मतलब है तीनों के तीनों किसके साथ होंगे, CH3 के साथ होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? वैसे सबको यस मालूम है, सर। बट फिर भी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, 1 2 3 4 5। अब इसका क्या नाम करोगे आप लोग, 2 कॉमा 2 कॉमा 4 कॉमा 4 टेट्रा मिथाइल, और 5 कार्बन है तो बेटा क्या नाम कर दोगे, पेंटेन। पेंटेन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, बोलो यस और नो? यस सर।
सभी को समझ में आ रही है? इसके अंदर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बहुत बढ़िया है, उसमें आपको थोड़ी सी IUPAC रिवाइज करने की जरूरत पड़ जाएगी, और उसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं, और IUPAC आप लोग ढूंढ के लिखना। टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मीथेन। सबसे पहले आपको टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप का पता होना चाहिए। टर्ट ब्यूटाइल क्या होता है? ये कॉमन नेम का काम करता है, और टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप ये होता है, ये मैंने आपको सिखा रखी है बात GOC के अंदर, जब हम IUPAC कर रहे थे। बहुत पुरानी बात हो गई इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप होता है बेटा। टर्ट ब्यूटाइल जहां भी आ जाए ये मतलब है। अब टर्ट ब्यूटाइल तो ये है, ऐसे ग्रुप कितनी बार लगे हैं? 4 बार, क्योंकि 4 इसके आगे times. क्या लगा है? टेट्रा, और बीच में क्या है? मीथेन। अब आप एक बात बताओ, मीथेन का मतलब एक कार्बन होता है, और 4 ग्रुप ये हैं, इसका मतलब चारों बॉन्ड इसी ग्रुप के साथ हैं। इस बीच वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा इस तरफ, ये देखो, इसके साथ बना लेगा इस तरफ, इसके साथ बना लेगा इस तरफ, और ये सारे के सारे कार्बन टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप का काम करेंगे। क्या आप ये बात समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है। आपको पेपर के अंदर हाइड्रोजन भी शो करने हैं, तो इसको आराम से खुला खुला बना लेना, ठीक है? जब आप बनाने लगोगे तो ही आपको प्रैक्टिस होगी कि इसको करना कैसे है, ठीक है ना? आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना, राइट? उसके बाद देखना कौन कौन से साइड ग्रुप हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन जब ढूंढोगे, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। लॉन्गेस्ट चेन जब ढूंढोगे तो आप बिल्कुल बीच वाली में देख लेना, मैक्सिमम कार्बन वही रहेंगे। देखो 1 2 3 4 5, आप कहीं से भी देख लो 5 ही है इसमें, 1 2 3 4 5। जब हर जगह से देखने पर 5 की लॉन्गेस्ट चेन बन रही होती है ना, तो हम बीच वाली को ही लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, हमको आसानी रहती है थोड़ी। ये लॉन्गेस्ट चेन ले ली। अब लॉन्गेस्ट चेन लेने के बाद आप ये देखना इसमें साइड ग्रुप्स कितने हैं। एक तो ये कार्बन साइड ग्रुप का काम करेगा, एक ये 2 सेम ग्रुप हो गए। ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, 4 मिथाइल हो गए। इसके बाद ये जो हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और ये भी आप लोगों की कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो पहले बताओ। Yes, sir. कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते थे, ये बात अब आपको पता होनी चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में डाल देते सब्स्टिट्यूएंट हैं. जो भी डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये ब्लू वाला आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ऊपर वाले को देखना, ठीक है? इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में उस कार्बन पे नंबर 1 डालते हैं जो डायरेक्टली अटैच्ड होता है लॉन्गेस्ट चेन से, यानी कि इस कार्बन पे आपका 1 जाएगा और इस कार्बन पे आपका 2 जाएगा। यहां से लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है, ठीक है? आप 3 नहीं कर सकते। अगर आपको थोड़े रूल्स याद हैं, बिल्कुल IUPAC में घुस चुके हैं और एकदम बीच के टॉपिक हैं, एकदम बिल्कुल ही मतलब करा रहे, ठीक है? तो अब इसका नाम कैसे करेंगे, मैं ही कर देता हूं, अब करने बैठा हूं तो पूरा 3 पे ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, तो 3,3, ठीक है? और This. ये एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए बाहर बिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अब 1 पे 1,1 डाई मिथाइल इथाइल नाम होगा इसका। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. आप सिर्फ इस पे नजर करो, इस ग्रुप का नाम क्या होगा? इस ग्रुप का नाम क्या होगा? 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं, ये लग रहा है 1 और ये लग रहा है 2, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, ठीक है? और क्योंकि 3 पे दोनों सेम लग रहे थे तो 3,3 दिस, राइट? अब कुछ नहीं, अब 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। ओ भाई बड़ा बढ़िया था यार, ये आना चाहिए आपके स्कूल के एग्जाम में, कम से कम नॉलेज की टेस्टिंग हो, ठीक है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट है, काफी सारी पुरानी बातें हैं, काफी सारा अच्छा कंटेंट है इसके अंदर, ठीक है? तो ये अगर आपको समझ में आती है, बात समझ में भी आती है, अगर आपको एग्जैक्टली याद नहीं थी, देख के याद आ गई तो भी बहुत अच्छी बात है, आप कर लोगे आराम से, ठीक है? बट अगर इसमें से कुछ भी आपका छूट रहा है, कुछ भी आपका मिसिंग है, तो ये टेंशन की बात है, क्योंकि फिर आपको IUPAC पढ़नी पड़ेगी, और उसकी हमने कम से कम नहीं तो 7-8 क्लासेस ली थी IUPAC की अकेले की, ठीक है ना?
तो ये उसका टॉपिक था। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ कंप्लीटली। ठीक है बच्चों, 13.4 ये सब करने के बाद आपको आसान लगेगा, IUPAC का है। 13.5 भी IUPAC का है। हम सीधा करेंगे 13.6 क्वेश्चन, बाकी सारे आपके रहेंगे होमवर्क में। ठीक है, 13.6 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ which acid will be needed for, sodium salt of which acid will be needed for preparation of propane, preparation of propane, write the chemical equation for the reaction. ठीक है बेटा जी, राइट। सबसे पहले आप ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है, रिपीट करता हूँ। सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड, ठीक है, विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, यानी कि ये जो टॉपिक है वो हमें ले जाएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में, और मुझे बताना है कौन से सोडियम सॉल्ट से मैं प्रोपेन प्रिपेयर करता था। ठीक है, विच एसिड, कौन से सॉल्ट के एसिड से मैं प्रोपेन प्रिपेयर करता था, राइट द केमिकल इक्वेशन। तो अगर आपको याद है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो उसके अंदर हमने सीखा था CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O पे माइनस Na+, इसका नाम है सोडियम ब्यूटेनोएट। ठीक है, और इससे क्या मिलता है, इसमें हम NaOH और CaO डालते हैं और Na2CO3 निकल जाता है और एक कार्बन कम एल्केन आपको मिलता है। क्या आपको याद है? यस सर। ये रिएक्शन का नाम बता रहा हूं बेटा मैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन थी। आप सभी अपने नोट्स में चेक करो, ये हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में करी थी। ठीक है, अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के अंदर कहीं हमने डीकार्बोक्सिलेशन करी थी, और ये रही वो रिएक्शन। देखो, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करी थी, ये सोडियम सॉल्ट है, इसमें NaOH और CaO डालते हैं, Na2CO3 निकल जाता है और ये पूरा का पूरा COONA ग्रुप गायब हो जाता है और RH बन जाता है। यही काम बस आपको अब NCERT ने किस तरीके से पूछ लिया, उसने आपसे पूछ लिया कि अगर आपको प्रोपेन बनाना हो तो आप कौन सा सॉल्ट लेंगे। हमको याद है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की बात कर रहा है ये, और एक कार्बन बढ़ा के CONA ले लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो बोलो यस यार, सर। यस बोलो। यस, मेरे को 1 सेकंड देना बस, मैं अभी आया। ठीक है, तब तक आप लोग एक बार NCERT निकालो और 13.7 क्वेश्चन देखो, या मैं आपको एक क्वेश्चन बना देता हूं। आपको इसके अंदर IUPAC नेम ही लिखना है, इसका IUPAC नेम लिखो आप। इसका IUPAC नेम लिखो आप। ठीक है, तब तक मेरे को 1 मिनट देना। क्या पता 8 बजे फ्री हूँ, उनको कहते देना मैं आधे घंटे में आऊंगा। हाँ विजंता, आगे वापस क्या नाम किया आप लोग बताइए। सर 1,3,5,7 ऑफ टेट्राइन। और बेटा थोड़ा सा गलत हो गया, देखो इसके अंदर कोई भी साइड ग्रुप नहीं है, इसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यानी कि प्रीफिक्स का तो कोई आइटम है ही नहीं। इसका मतलब पहले वर्ड रूट लिखी जाएगी,
और वर्ड रूट में 8 कार्बन है, ऑक्ट लिखा जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड कभी आ जाएं, 2 या 2 से ज्यादा, तो आपको ए का ये साउंड लग निकालना पड़ता है, ए लग जाता है, ऑक्टा। अब आपको बोलना था 1, 3, 5, 7, 7 और अब आप क्या लगाओगे आगे, टेट्रा। इन। बेटा किसी को नहीं समझ में आया तो बताना। सबको समझ में आ गया? कनन, तोशान, बोलो बेटा जी, यस और नो? यस सर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। बस बाकी आप खुद करोगे। 13.7 इज वेरी इजी यार, ठीक है। और 13.8 में क्या है? 13.8 में क्या है? इसमें सिग्मा और पाई कैलकुलेट करने हैं। एक काम करो, ये जो ऊपर बना है इसमें सिग्मा और पाई बताना कितने हैं? सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ। पाई तो मुझे लगता है 4 नजर आ रहे हैं सबको, तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। सिग्मा बताना कितने बॉन्ड होंगे? ये तो आपको काउंट करने पड़ेंगे, ये तो आपको 7। देखो एक काम करना, सर सिग्मा तो 16 होने चाहिए। ठीक है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है। एक काम करना, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप अभी इतने प्रो नहीं हुए हो कि आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देख के सिग्मा पाई निकाल लोगे। ताकि आपकी कोई गलती ना हो, आप चुपचाप पूरा खोल के बना देना बेटा। 8 कार्बन लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आप क्या करना, डबल बॉन्ड डाल देना। डाल दिए? अब आप हाइड्रोजन भी बना देना, बट बनाने का तरीका देखो। अब 2 बॉन्ड पूरे हो गए, 2 हाइड्रोजन रह गए। इसके 3 पूरे हैं, इस पे 1 होगा। इसके भी 3 है, इस पे भी 1 होगा, 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 पर इस पे 2 होंगे। क्या आप ये बात समझते हो? यस सर। 4 बॉन्ड पूरे करने हैं कार्बन के, जितने उसने बना रखे हैं ठीक है, जो बच गए वो हाइड्रोजन होते हैं। अब आप सिग्मा काउंट करो, ये जितने भी हाइड्रोजन है सारे सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सिग्मा तो ये है, सीधे सीधे हैं, ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। 10 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ है, बीच में 1 2 3 4 5 6 7। भाई डबल बॉन्ड में भी तो एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो हर एक कार्बन के बीच में एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा है, यानी कि 7 ही हैं और 10 वो हैं, तो सिग्मा कितने हो गए? 17 हो गए, राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। अब मेरी बात सुनना, देखो माना बहुत आसान चीज है, बट फिर भी गलती होने के चांसेस हैं। एरर का स्कोप थोड़ा सा एक नाम मात्र का है, तो प्लीज आप इसको पूरा बना लेना। 1 नंबर बहुत होता है बेटा, जिंदगी बदल देता है 1 नंबर लोगों की, इसको लाइटली मत लेना, ठीक है। इसीलिए पूरा बनाना, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 13.8 बाकी सारा आप खुद करोगे। इसके बाद मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा 13.9, इज वेरी इजी। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। चलिए 13.10 क्वेश्चन करते हैं। जो मैं छोड़ रहा हूं वो मैं छोड़ नहीं रहा, वो आपको होमवर्क दे रहा हूं, कहीं आप सोचो। 13.10 क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा डायरेक्टली। आपको बोलता है, मैं एक पार्ट करवा रहा हूं आपको, सेकंड आपको खुद करना है। क्वेश्चन में ये बोलता है कि आपको सिस और ट्रांस आइसोमर बनाने हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता है वो CH Cl डबल बॉन्ड CHCl। आई थिंक आप सभी को पता है सिस और ट्रांस बनाने के लिए कुछ इस तरीके से पाई बॉन्ड है। अब इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा और एक क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरीन क्लोरीन को अगर ऑपोजिट साइड रखोगे तो कौन सा आइसोमर है? ट्रांस। ये ट्रांस है। और अगर मुझे इसका सिस बनाना पड़े, इसका नाम क्या है? ट्रांस, इसका 1 2, यानी कि यह ट्रांस 1,2 डाई क्लोरोइथीन, ठीक है। पर आगे ट्रांस लगता है क्योंकि ऑपोजिट साइड है। जब ग्रुप ऑपोजिट साइड होते हैं बड़े बड़े तो क्या होता है? ट्रांस होता है। और अगर इसका सिस आइसोमर बनाना पड़े तो क्लोरीन क्लोरीन को सेम साइड रख दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम तो साइड। सेम साइड रख दो, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। सेकंड पार्ट होमवर्क में रहेगा, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना बेटा।
गॉट इट? यस और Yes, sir. ठीक है। 13.11 क्वेश्चन का मैं हिंट दे रहा हूं आपको और बाकी सारा आप खुद करोगे। इसमें एक क्राइटेरिया पे क्वेश्चन है। क्राइटेरिया पे क्वेश्चन है कि सिस और ट्रांस का क्या क्राइटेरिया था। सिस और ट्रांस कब होगा? जब कार्बन के ऑपोजिट साइड पर दो डिफरेंट ग्रुप होंगे ऑन ईच टर्मिनल, यानी कि डबल बॉन्ड कार्बन के हर एक टर्मिनल पर दो डिफरेंट ग्रुप होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, यानी कि ए और बी, ए ग्रुप अलग होगा, बी ग्रुप अलग होगा। यहाँ पे भी ए बी इन दोनों साइड पर सेम हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऑन ईच टर्मिनल देयर मस्ट बी टू डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट। व्हाट आई एम टेलिंग इज कि यहाँ पे अगर मैं बना दूं ए डाल दूं, इस टर्मिनल पर दो सेम एटम लग गए, इसका मतलब ये सिस ट्रांस शो नहीं करेगा, ये सिस ट्रांस शो कर पाएगा। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या सिस ट्रांस ये शो करेगा? क्या ये सिस ट्रांस शो करेगा? No, sir. बिल्कुल भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। दोनों टर्मिनल पर सेम सेम एटम लगा दिए, ऐसे कैसे कर जाएगा? ये तो क्राइटेरिया था ही नहीं, ये तो क्राइटेरिया था ही नहीं। चलिए ये बताइए, ये बताइए ये करेगा क्या सिस ट्रांस शो? इसको ऐसे बना लेना अगर कंफ्यूजन हो। सर ये भी Sir, नहीं ये करेगा नहीं करेगा। क्योंकि इस नहीं। टर्मिनल पर दो सेम ग्रुप हो गए। ये भी नहीं करेगा और बाकी दोनों करेंगे, बाकी आप देख लेना। मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया, ये आता है पेपर में, 1 नंबर का पूछ लेते हैं, विच विल शो सिस ट्रांस। और एक बात मैं आपको मजेदार बता दूं, जब भी आपको क्वेश्चन देंगे विच विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो कभी भी स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, वो आपको आईयूपीएसी देगा। आपको आईयूपीएसी बनानी है, फिर आपको उसमें बनाना है और उसमें चेक करना है, ठीक है? तो इतना आसान नहीं होगा जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है। आईयूपीएसी देगा आप लोगों को, आईयूपीएसी से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा, ठीक है? एक बार आईयूपीएसी आ गई, बहुत आसान है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, यहाँ से स्टार्ट होते हैं कुछ रिएक्शन वाले क्वेश्चन। 13.12 क्वेश्चन एनसीईआरटी का कहता है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr to हेक्सवानीन। अच्छा, पहला पार्ट कहता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और दूसरा पार्ट कहता है इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। अरे बताओ इसे, बताओ इससे पहली रिएक्शन का नाम क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कौन सी रिएक्शन होती है? हेलोजनेशन। अरे ढंग से बताओ यार। अरे एंटी मार्कोवनिकोफ रूल यार, कितना प्यार से बताया था तुमको, तुम तो भूल ही जाते हो। अरे भूल गए क्या? अगर पेरोक्साइड नहीं होता, इधर देखो इधर देखो, हेक्सवानीन कैसे बनाओगे? पहले तो हेक्सीन बना लेना। 6 कार्बन लगा दिए सर, लगा दिए सर। डबल बॉन्ड लगा दो सर, 1 पे लगा दिया है भाई। ये लो, याद नहीं है मूर्खों, HBr डालते थे, प्लस माइनस नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। ये मार्कोवनिकोफ था ना? अरे भैया हाँ। भूल जाते हैं हमारे बालक, प्यारे बच्चे घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। इधर देखो यार, ये मार्कोवनिकोफ है, ठीक है? और एंटी बताया नहीं था, उल्टा होगा, दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग था। इसके मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता था, इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल वाला था। अरे भव्य तो शान, बोलो भाई, कुछ याद वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
यस भी नहीं बोलते हैं। यस सर। सुनो मेरी बात सुनो, देखो यार ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप भूल जा रहे हो बेटा। कोई बात नहीं, घर पे रिवीजन की जरूरत है तो कर लेंगे, है ना। थोड़ा कॉन्फिडेंस तो दिखाओ। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, क्वेश्चन में पूछा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है अगर तो एंटी है, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर ये था, ये फर्स्ट पार्ट था। और इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो मार्कोवनिकोव लगता है सेकंड पार्ट का आंसर ये था। क्या आप सभी को याद आया? तरनप्रीत कुछ याद आ रहा है बेटा? पारस कुछ याद आ रहा है भाई? ठीक है, ये हमने बहुत किया था। मार्कोवनिकोव रूल में कार्बोकटाइन बनता है, कार्बोकटाइन में रीअरेंजमेंट होती है। मार्कोवनिकोव तो पता नहीं हमने कितना डीप किया है, पर एनसीईआरटी में देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा इसने। तो ये हम कर लेंगे, ठीक है ना, ये हम कर लेंगे भाई। देखो सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तनिषा बेटा? नो सर। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ ये क्वेश्चन आता है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है और ये अब आप कर लोगे, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13.13 की बात करते हैं, ठीक है। 13.13 की बात करते हैं। क्वेश्चन सुनना, ओरली बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा है और करोगे आप ही, हिंट दे रहा हूँ। Write the structures of different isomers corresponding to the fifth member of alkyne series. एल्काइन सीरीज का जो पांचवा मेंबर होगा, फिफ्थ मेंबर, उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं। मतलब उसमें कार्बन की पोजीशन को चेंज करता, कार्बन की पोजीशन को चेंज करना है विद ट्रिपल बॉन्ड ऑब्वियसली, ठीक है। स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आ जाएगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को भी शिफ्ट कर सकते हो, कार्बन को भी शिफ्ट कर सकते हो। पर फिफ्थ मेंबर में पहला मेंबर कैसे होगा? पहला मेंबर तो ये होगा एल्काइन का, इससे छोटा तो कोई एल्काइन होता नहीं है, पहला ही हो गया। दूसरा कौन सा होगा? जब इसमें एक कार्बन आप बढ़ा दोगे। तीसरा कौन सा होगा? जब इसमें आप दो कार्बन बढ़ा दोगे। चौथा कौन सा होगा? जब इसमें आप और कार्बन बढ़ा दोगे। और पांचवा मेंबर कौन सा होगा? ये होगा फिफ्थ मेंबर सर C5H8। हाँ, जिसमें एक कार्बन और बढ़ा दोगे। तो अब आपको इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं बेटा जी, समझ रहे हो? क्वेश्चन समझ गए ना? और ये क्वेश्चन सेम आपका होमोलोगस सीरीज से भी आ सकता है। होमोलोगस सीरीज नाम होता है, आपको बोलेंगे एल्काइन की होमोलोगस सीरीज का फिफ्थ मेंबर से बनाओ, तो कुछ नहीं करना, फिफ्थ मेंबर देख लेना, सबसे छोटा एल्काइन ले लेना भाई, दो ही कार्बन का सबसे छोटा एल्काइन होगा ना, एल्काइन तो इससे छोटा हो नहीं सकता। तो ये पहला है, इसमें बस कार्बन बढ़ा लेना। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर दो से पहला मेंबर बन रहा है तो उसके बाद +1 ही करना है। मतलब आप देखो पहला मेंबर इज 1+1 हो गया, पांचवा मेंबर इज 5+1 कर देना, समझ रहे हो ना। तो 6 कार्बन होगा, बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। डायरेक्ट भी जा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको अब सारे बना के देखने हैं, ये तो समझाने वाली बात थी। अब मेरे को डायरेक्ट पता, अगर मुझसे सेवंथ मेंबर पूछता, सेवंथ मेंबर के बनाओ, तो मैं सेवंथ मेंबर में मुझे पता है 8 कार्बन होते भाई। अगर 2 कार्बन से पहला मेंबर बनता है, यानी कि +1 कार्बन से पहला मेंबर बन रहा है ना। तो फिफ्थ अगर पूछ रहा है तो 6 कार्बन है, सेवंथ अगर पूछ रहा है तो 8 कार्बन है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अपने आप करते रहना इसको। नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन उठा के देख लेना, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब काम करते हैं बहुत ज्यादा जरूरी, और 13.4 क्वेश्चन से कुछ ना कुछ बीच में पूछा जा सकता है। 4 नहीं है, ये 14 है। क्वेश्चन सुन लिए, हाउ विल you convert ethanoic acid to benzene? Oh my god, this is difficult. इथेनोइक एसिड से आपको बेंजीन बनाने को कह रहा है डायरेक्ट, ठीक है। इथेनोइक एसिड से सीधा बेंजीन। तो आप देखो इथेनोइक एसिड क्या होता है,
ये आपको पता होना चाहिए। बेटा क्या आपको इथेनोइक एसिड पता है क्या होता है? यस सर। क्या आपको Yes, बेंजीन sir. पता है क्या होता है? बेंजीन। यस सर। अब Yes, sir. आपको इथेनोइक एसिड से बेंजीन बनाना है, ठीक है? तो आप कैसे बनाओगे, समझ में आ रही है कैसे बनाओगे, राइट? तो मैं आपको ये कहता हूं कि एक काम करते हैं, मैं आपके लिए पूरा करता हूं, पहले आप उसको देखो, फिर हम इसको समझेंगे कि आपको कितना समझ में आया, और फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये बहुत लंबी कन्वर्जन है, इसको कहते हैं कन्वर्जन, कन्वर्ट। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस मिक्सचर में लगती हैं, और ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें हमको दिमाग लगाना होता है कि मैं क्या करूं, ये बनेगा, उसमें ये डालूंगा तो ये बनेगा, फाइनल मुझे मेरा टारगेट मिला हुआ है कि मुझे बेंजीन तक पहुंचना है, ठीक है? बोर्ड के पेपर में जो कन्वर्जन आती है उसमें 2-3 स्टेप में ये पूरी हो जाती है वो, बट ये क्योंकि आपको सिखाने के लिए है तो इसमें काफी सारे स्टेप्स हैं, तो आप देखना और सीखना। मुझे बताओ, अगर मैं इसके अंदर NaOH डाल दूं, NaOH डाल दूं, तो आपको क्या लगता है, ये एसिड है, ये बेस है? ये H+ और ये OH निकलेगा भाई। बेस का काम क्या होता है? H+ एब्स्ट्रैक्ट करना, OH- बेस है, H+ ले जाएगा। आप बताना, क्या आपको मैंने ये करवा नहीं रखा कि ये बनेगा? बताओ सब पहले। करवा रखा है। सब लोगों को क्लियर है ये? अब आप एक काम करो, NaOH और CaO डाल दो। ये कौन सी रिएक्शन बताई अभी पीछे, बोलो बेटा, कौन सी रिएक्शन बताई है मैंने अभी आपको पीछे करवाई है अभी 2 मिनट पहले? डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या Carboxylation. होता है? Na2CO3, ये एलिमिनेट हो जाता है, ये बचा हुआ है इसके साथ लग जाता है और ये CH4 बन जाता है। क्या सभी को ये स्टेप क्लियर है? यस सर। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, राइट? आप लोग देखिए बेटा, जिसको जिस भी स्टेप पे डाउट आए प्लीज मुझे बता देना, ठीक है ना? और वहीं रोक देना, एक एक स्टेप आपसे पूछ के कर रहा हूँ। Cl2H से आपको याद है क्या होता था? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती थी, गुड। एक H हटता था और Cl लग जाता था, HCl निकल जाता था, और फर्दर आगे भी होती जाती थी ये, ठीक है? मतलब जब तक H था तब तक लगता जाता था, बट क्योंकि मैंने एक मोल डाला है तो मैं यहाँ पे एक ही लगा रहा हूँ CH3Cl। क्या आपको ये बात क्लियर है? एल्केन्स में मिलेगी आपको ये रिएक्शन। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे सबसे पहले इथाइन बनाना है, मेरे दिमाग में है मुझे इथाइन बनाना है, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास अभी एक ही कार्बन है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें Na डाल सकता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और मैं CH3Cl2 ले सकता हूँ। आप मुझे बता सकते हो, अगर मैं 2 CH3Cl लूं और Na डाल दूं और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन कौन सी है? वुड्स रिएक्शन। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा है ये वुड्स रिएक्शन है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको याद है ना, ये कुछ इस तरीके से होती थी, कार्बन डबल होते थे। यस सर। तो ये बनेगी बेटा CH3 याद है इतनी कहानी? बोलो बेटा जी। यस सर। अब इसके अंदर मैं Cl2H डाल रहा हूँ, Cl2H और Cl2H एल्केन की रिएक्शन है सर, और एल्केन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन हटता है और ये बन जाता है HCl निकल जाता है। क्या मैं ये कर सकता हूँ? यस सर। बेटा क्लियर है तरनप्रीत? यस, यहां तक क्लियर है? इसके बाद मैं KOH एल्कोहलिक डाल देता हूं। KOH एल्कोहलिक से कौन सी रिएक्शन होती है, याद है आपको? बताओ। बीटा एलिमिनेशन। कौन सी एलिमिनेशन बेटा जी? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा से हेलोजन जाएगा,
और अल्फा बीटा के बीच में क्या आ जाएगा बेटा जी, डबल बॉन्ड। जब कन्वर्जन करते हैं हम तो केवल मेन प्रोडक्ट बनाते हैं, साइड प्रोडक्ट की ज्यादा टेंशन नहीं लेते, ठीक है। वैसे साइड प्रोडक्ट इसमें KCl और H2O हो जाएगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? बोलिए। यस सर। ठीक है, टेंशन मत लो, मैं दोबारा रिपीट करूंगा इस चीज को, आप सिर्फ पर्टिकुलर स्टेप्स पे फोकस करिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, मैं इसमें Br2CCl4 डाल दूं, तो Br2CCl4 जब एल्कीन में जाता था तो क्या यहाँ पे ब्रोमीन और क्या यहाँ पे ब्रोमीन नहीं आता था? यस सर। एंटी एडिशन होती थी, एग्जैक्टली एंटी एडिशन होती थी। इतना क्लियर है बेटा? अब मैं 2 बार KOH एल्कोहलिक का इस्तेमाल करूंगा, 2 बार, 2 टाइम्स, तो क्या 2 बार अल्फा और बीटा, बीटा एलिमिनेशन 2 बार नहीं लग जाएगी? सर बोलो। लग जाएगी। यानी कि 2 बार KBr और 2 बार H2O बाहर निकलेगा और CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। अब बेटा जी रेड हॉट आयरन ट्यूब डालेंगे 873 केल्विन पर और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से बेंजीन बन जाएगा। ये पर्टिकुलर रिएक्शन हमने अभी ही रिसेंट डेज में देखी है, दिखा देते हैं आपको। ये पर्टिकुलर रिएक्शन हमने कहाँ देखी है, कहाँ देखी है, कहाँ देखी है, ये देखो, ये रही रेड हॉट आयरन ट्यूब, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, स्टार बना हुआ है। यस, याद आई? अब आपको ये सब यस ड्रामा सर। करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अब आप समझदार हो, बता देना उनको, ठीक है। क्या आपको कन्वर्जन समझ में आया कि कैसे आप बेंजीन पर पहुंचे? देखिए, आपको एग्जाम में कभी भी इतना लंबी कन्वर्जन नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी आपको इतनी लंबी कन्वर्जन, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में भी कर सकता था, ऐसा एक तरीका नहीं है। देखिए, अगर मैं इसके दूसरे तरीके की बात करूं, इसके सेकंड तरीके की बात करूं कि ये कैसे हो सकता है, तो ये और भी तरीके से हो सकता है, मतलब इसको थोड़ा शॉर्ट में करें, बट वो आपको भी इतना क्लियर नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको इतना पढ़ाया नहीं है। क्या मैंने आपको LiAlH4 बताया है? अभी नहीं बताया, क्लास 12th में आएगा ये आपका। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे अल्कोहल बनता है। फिर इसमें H+ डालते हैं कंसेंट्रेटेड और एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है कंसेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। और ये बन जाता है एल्कीन, और एल्कीन से फिर वही कॉमन है सारा कुछ, मतलब इसके अंदर पहले मैंने क्या डाला, Br2 डाल दिया CCl4 की प्रेजेंस में, और फिर मैंने क्या किया था, 2 बार KOH एल्कोहलिक और क्या बना दिया था, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और फिर मैंने क्या करवा दी थी, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन किसकी प्रेजेंस में, रेड हॉट आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में 873 केल्विन पर, और ये बेंजीन बन जाता है। देखो, करने के कई तरीके हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बट आपने ये सारी रिएक्शंस इसी चैप्टर में देखी हैं, इसीलिए मैंने आपको ये करवाया, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं फ्रेश कर रहा हूं, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, आप सभी को ये मुश्किल लगेगा, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ क्लास एक आध बीच में से ड्रॉप हो गई होगी, और क्योंकि इसमें सारी रिएक्शंस लग गई है, तो सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि आप अपनी सारी चैप्टर की सारी रिएक्शंस को एक बार गो थ्रू करेंगे। दूसरी बात, कन्वर्जन और भी है, अभी तो हम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस पर आई थिंक पहुंचे हैं, ठीक है, और बैक एक्सरसाइज तो अभी हमने करी ही नहीं है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, एक दिन और बैक एक्सरसाइज पर लगाते हैं, और बैक एक्सरसाइज पर एक दिन लगाने के बाद टेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन आपका बहुत अच्छे से एक बार पूरा हो जाए, मैं तो यही चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आप एक पूरा दिन लगाकर बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करोगे परसों तक? पहले ही बता दो भाई। यस सर। सभी लोगों को बता रहा हूँ, पूरी क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे, पूरी क्लास 12th में पूरा चैप्टर रिपीट है, कमाल की बात है।
सारी बातें आपको दोबारा मिलेंगी। जितने नोट्स मैंने आपको बनवाए हैं मोर देन इनफ है, वो मोर देन इनफ है। बार बार उसे ही पढ़ते रहो, ठीक है, बार बार इस पीडीएफ को देखते रहो, मुझसे ले लेना। अब इस कन्वर्जन की लास्ट बात सुन लो कि आपको क्या सोच रखनी है। मुझे ये सोच रखनी है इथेनोइक एसिड में 2 कार्बन है, अब मुझे बेंजीन बनाना है, यानी कि कार्बन बहुत बढ़ रहे हैं, और बेंजीन बनाना मैंने एल्काइन से सीखा है। अगर आप किसी तरह इथाइन बना दो, अगर आप किसी तरीके से इथाइन बना दो, ये है इथाइन, इसका कॉमन नेम एसिटाइलिन आपको लिखवाया था, तो आप रेड हॉट आयरन ट्यूब से, अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये COOH ग्रुप को हटाना है। इसको जब हटाओगे तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगी, और डी कार्बोक्सिलेशन में कार्बन कम हो जाएगा। कार्बन पे हेलोजन लगा के कार्बन को डबल करने का तरीका वुड्स रिएक्शन में है। क्या आपको समझ में आ रही है? वहां से 2 कार्बन इकट्ठे कर लिए, 2 कार्बन में हेलोजन लगा के एलिमिनेशन करवा दी, एलिमिनेशन से एल्कीन बन गया। देख लो भाई, 2 कार्बन बनाने के बाद हेलोजिनेशन करवा के एल्कीन करवा दिया। एल्कीन में Br2CCl4 डाला तो डबल बॉन्ड एक टूटेगा और दोनों पे हेलोजन। अब 2 दफा एलिमिनेशन करवा के एल्काइन बना दिया। क्या आप समझ रहे हो सारी पॉलिसी को पीछे की? क्या सोच रखनी है आपको? अब ये सोच आपकी कब डेवलप होगी? ये तब आपकी डेवलप होगी जब आपको सारी रिएक्शन आती होगी। आप इसको कम से कम 2-3 बार लिख के देखना और एकदम आपको मक्खन पक्का हो जाएगा ये। इसके बाद दोस्तों हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को जरूर करेंगे एक बार, ठीक है, और टेस्ट के लिए आप लोग तरीके से तैयार रहिए। और दूसरी बात जो है वो एक आप ये जरूर देख लीजिएगा, क्या कहते हैं आपका एरोमेटिक सिस्टम, हक्कल्स रूल। ओके सर। हक्कल्स रूल की वीडियो मैं आपको देखता हूँ, शेयर करता हूँ अगर मेरे पास लिखी हुई है तो, वरना मैंने सबको टॉपिक कराया, आपको ये दूसरी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, GOC वाली में। इसमें आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का पता लगेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में हमने तो पहले टर्म में कर लिया था, पर एनसीईआरटी में इस टर्म में दिया हुआ है ये वाला टॉपिक, ठीक है। और बता देता हूँ मैं आपको, लास्ट क्लास जिसने नहीं ली है, और लास्ट क्लास का लास्ट पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा, उसको प्लीज आप पूरा करना। प्लेलिस्ट अपडेट हो चुकी है, आज वाली क्लास डालनी बाकी है बस, इससे पहले की सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में अपडेटेड हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, वो पूरा करेंगे। और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करने की कोशिश करना अगर आपको टाइम मिले तो, बाकी मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूंगा ताकि ये ना हो जाए कि कुछ क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है। फिर टेस्ट एक बार टाइम निकाल के ले लेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही कर लो, ठीक है, बाकी बातें फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे परसों, ठीक है बेटा जी। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे परसों। आज के लिए इतना ही, होमवर्क आपको दे दिया है, ठीक है, उसे आप पूरा करें।